नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुतपा। मैं आप सबको स्वागत कर रही हूं मेरे इस चैनल में जिसका नाम है लर्न विद सुतपा। एंड इसमें जो है हम लोग क्लास 7 साइंस एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर कर रहे थे। सेकंड चैप्टर का दो पार्ट कंप्लीट ऑलरेडी हो चुका है एंड ये जो है तीसरा पार्ट और आखिरी पार्ट है। तो ये जो तीसरी पार्ट में मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता दे रही हूँ, क्योंकि देखिए ये जो चैप्टर है आपका लगभग 21 पेज का चैप्टर है, जो कि 3 पेज में कंप्लीट हो रहा है। एंड इसका बहुत ही अच्छा सा एक शॉर्ट नोट आपको 3 स्लाइड में मिल रहा है और इसमें आपको 3 बेनिफिट होने वाला है। पहला तो ये कि 20 पेज वाला चैप्टर आपको 3 पेज में मतलब आपको एक अच्छा खासा समरी मिल रहा है, एक शॉर्ट नोट मिल रहा है जो कि आपको पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा आसानी रहेगा और समझने के लिए आपको एक शॉर्ट नोट। एक बार अगर आप ये वीडियो देख के समझ लेते हैं, कंप्लीटली समझ लेते हैं चैप्टर को, तो ये जो मतलब रिवाइज हो जाएगा, इतनी अच्छे से रिवाइज हो जाएगा और बहुत ही अच्छे से आपको जो है अंडरस्टैंडिंग में भी आ जाएगा। तो ये जो 3 पेज में आपको जो 20 पेज का चैप्टर मिल रहा है, इतना हेडेक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 20 पेज आपको कंप्लीटली नहीं पढ़ना पड़ेगा। बिट बाय बिट जो है सारी इंपॉर्टेंट चीजें ये 3 समरीज में जो है कंप्लीट कर दिया गया है और जस्ट आपको बस आधा घंटा देना है एंड तीनों वीडियोस कंप्लीटली सुन लेना है। इससे आपका बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा। उसके बाद आप डायरेक्टली जंप अप कर सकते हैं अपने एक्सरसाइजेस की तरफ। एंड तीसरा ये बेनिफिट आपको ये हो सकता है कि जो आपको रिवाइज करते टाइम फिर से बुक देखना पड़ता है, या फिर अगर आप मान लीजिए कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर कोई स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स भी हैं, तो खुद से अगर आपको नोट बनाना पड़ता तो फिर पढ़ना पड़ता एक बार, फिर नोट्स बनाते, फिर जाके देखते बुक में कहीं कुछ छूट तो नहीं गया, फिर जाके रिवाइज करते, तो बहुत सारा टाइम टेकिंग प्रोसीजर रहता है। आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। स्कूल में तो आप पढ़े ही होंगे, तो एक बार आप समरी सुनते हैं, स्लाइड देख लेते हैं, तो आपका बुक का जो भी मतलब इनटेक लेना चाहिए आपको वो इस स्लाइड के थ्रू से आपको मिल गया। एंड एक बार सुन लिए तो रिवाइज हो गया। फिर से आपको जब भी जरूरत पड़ेगी एग्जाम टाइम में रिवाइज करने के लिए, आप बस पॉज करके ये स्लाइड ही देख लीजिए, या फिर आपको अगर पीडीएफ फॉर्मेट में इसको रख लीजिए सेव करके, तो इसी को देख लेने से भी आपका रिवाइज हो जाएगा बहुत ही कम टाइम में। बस आपको जस्ट 1 to 2 मिनट्स लगेगा एंड ये चैप्टर जो है कंप्लीटली रिवाइज हो जाएगा। तो तीनों बेनिफिट जो है आपको इससे मिल सकता है, तो बिल्कुल मिस मत कीजिए एंड एंड तक अच्छे से देखिए चैप्टर्स, क्योंकि ये सब जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, बहुत ही बेसिक होती है, फिर भी हमें पता नहीं होता है, लेकिन ये बहुत ज्यादातर मतलब बहुत हाई लेवल पे हमें हेल्प भी करती है। बहुत सारे ऐसे हार्मफुल डिजीज हो जाती है, कभी कभार हमें उन्हें समझ में नहीं आता है, उनका क्यों ऐसे हुआ कभी कभार ये भी नहीं समझ में आता है। और फिर जो डॉक्टर लोग बताते हैं या फिर डॉक्टर लोग जो भी प्रिस्क्राइब करते हैं या फिर कुछ रिपोर्ट्स निकालने के लिए बोलते हैं, उस टाइम वो लोग जो देखते हैं वो फिर अपने बेसिक टर्म्स जो है बायोलॉजिकल टर्म्स भी बताते हैं, तो भी हमें समझ में नहीं आता है। तो ये जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है ये नहीं रहेगा अगर आपको इतना बेसिक्स पता रहेगा तब। तो ये सब चीजें जो है हमारे लिए जाननी बहुत जरूरी होता है, जानना भी चाहिए। इसीलिए अच्छी तरह से देखिए और सीखने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो लास्ट जो लेसन था हमारा, उसमें हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन तक बात कर चुके थे। स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे कैसे खाना डाइजेस्ट होता है, कैसे उसमें जो है 3 जूसेस मिलता है, कैसे वहां तक फूड जाते जाते लीवर से हमारा बाइल जूस खाने में मिलता है, फिर जो है इंटेस्टिनल जूसेस जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन से मतलब सीक्रेट होता है वो भी खाने में मिलता है, और फिर पैनक्रियाज से निकलने वाली पैनक्रियाटिक जूस भी जो है उससे मिलता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के मतलब डाइजेशन के बाद, स्मॉल इंटेस्टाइन में जब ये खाना डाइजेशन हो जाता है, फिर वहां से जो है न्यूट्रिशन कैसे कहाँ पे क्या करता है, ये सब जो चीजें हैं आज का लेसन हमें मतलब ये बताएगा। आज के लेसन में हम लोग जो है ये चीजों को अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना पहुंच जाता है, जब यहाँ पे कंप्लीटली ये डाइजेस्ट हो चुका है, तो ये जो डाइजेस्टेड फूड है ये मतलब हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत ही लंबा है। कितना लंबा है आप कमेंट करके बता दीजिए, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो ये जो बहुत लंबे ट्रैक में घूमते घूमते टाइम जो है, इसके अंदर क्या होता है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर वॉल में जो है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो है निकले हुए हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विलस बोलते हैं। सिंगुलर फॉर्म में इसको विलस बोलते हैं और प्लूरल फॉर्म में इसको विली बोलते हैं, ठीक है। इसका काम ये होता है कि जो सरफेस एरिया होता है, कॉन्टैक्ट एरिया जो होता है फूड का, वो बढ़ाता है, ठीक है। तो वो जो फूड का कॉन्टैक्ट एरिया किसके साथ, ब्लड वेसल्स के साथ, ठीक है। ये जो ब्लड वेसल होते हैं ना, ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के जो विली होते हैं उससे जो है कनेक्टेड रहते हैं। तो ये जो आउटग्रोथ रहता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में, जैसे कि विलस जैसा रहता है, ये जो विलस होते हैं इनके थ्रू से जो है ब्लड वेसल्स कनेक्टेड रहता है। एंड जब हमारा खाना डाइजेस्टेड फूड जब इसके थ्रू से होते हुए जाता है,
तो यहाँ से न्यूट्रिशन जो है ब्लड वेसल में डायरेक्टली मतलब ऐसे सोक करके एब्जॉर्ब होते हुए जाता है, ठीक है। जिस प्रोसेस से हमारे वीलस से जो है न्यूट्रिशन ब्लड वेसल तक जाता है उसको हम लोग एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, ठीक है। ABSORPTION एब्जॉर्प्शन प्रोसेस उसको बोला जाता है, जिसके थ्रू से ब्लड वेसल में वीलस से जो है न्यूट्रिशन पहुंचता है। वीलस कहाँ पे है या फिर विली कहाँ पे है, ये आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलेगा। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा सरफेस एरिया बढ़ाने वाली जो फिंगर लाइक ग्रोथ होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, आप दिमाग में बनाइए क्वेश्चन, आंसर कीजिए, तभी जाके आपको बहुत अच्छी तरह से लॉन्ग टाइम तक जो है रिटेन हो जाएगा, ठीक है। फिर ये जो स्मॉल मतलब थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स होते हैं ये बिली के साथ कनेक्टेड रहते हैं, नेटवर्क के हिसाब से जो है जाल की तरह बिछाए हुए रहते हैं वीनस के ऊपर, वीनस के ऊपर। फिर ये जो है डाइजेस्टेड फूड जब ट्रांसपोर्ट होता है, ये क्या होते हैं ना, मतलब डिफरेंट ऑर्गन जो भी हमारा होता है, सबको जो है ब्लड चाहिए होता है, तो ब्लड जो भी रहता है डिफरेंट ऑर्गन के साथ कनेक्टेड रहता है। ये ब्लड वेसल्स जो आते हैं ये सब यहाँ पे मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के पास, वीलस के पास नेटवर्क की तरह बिछाए हुए रहते हैं, ठीक है। जब ये एब्जॉर्ब कर लेता है स्मॉल इंटेस्टाइन से न्यूट्रिशन, तब ये न्यूट्रिशन फिर भेजने लगता है, कौन, ब्लड वेसल जो है भेजने लगता है दूसरे ऑर्गन में, क्योंकि सबको न्यूट्रिशन चाहिए, तभी जाके हमें एनर्जी मिलेगी, तभी जाके हमारा ग्रोथ होगा, कुछ रिपेयरमेंट होगा, जो भी हमारा वुंड वगैरह हुआ है या फिर कुछ भी हुआ है तो रिपेयर होगा, जो भी होगा सब कुछ जो है हमारा तभी जाके पॉसिबल हो पाएगा, जबकि उनको एनर्जी मिलेगा। एनर्जी कहाँ से आएगा, न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ये जो होता है न्यूट्रिशन जाता है, फिर ये डिफरेंट ऑर्गन में जाके प्रोटीन भी बनाते हैं, ठीक है। जो प्रोटीन हमारा होता है, प्रोटीन भी हमें चाहिए होता है एनर्जी के लिए। तो ये जो प्रोटीन बनता है कैसे बनता है, ये एसिमिलेशन प्रोसेस है, मतलब गैदरिंग प्रोसेस से फिर जो है एसिमिलेशन होता है, तो बहुत सारे न्यूट्रिशन मिलके फिर जो है प्रोटीन बनता है, जो हमें बहुत सारा एनर्जी भी देता है। जब हम लोग मतलब जैसे फास्टिंग वगैरह करते हैं या फिर बहुत मतलब वर्किंग हार्ड वर्क करते हैं, तो उस टाइम जो है हमें प्रोटीन चाहिए रहती है, और बॉडी का ग्रोथ जो भी होता है, जो हमारा सब कुछ जो है आप सोचने वाली बात जो भी हो सकती है, ग्रोथ चाहे मेंटेनेंस चाहे रिपेयर चाहे सब कुछ, सबके लिए जो है हमें प्रोटीन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। प्रोटीन सही मात्रा में नहीं मिलेगा तो जो है मतलब देखे होंगे आप, बच्चे जो है बहुत ज्यादा माल न्यूट्रिशन हो जाते हैं, मतलब पेट ऐसे निकला हुआ रहता है लेकिन उनका हाथ में जो है बहुत पतला पतला दिखने लगता है, ये सब प्रोटीन की कमी से ही होता है। तो ये प्रोटीन हमें इसीलिए जरूरत होती है, और ये जो है प्रोटीन एसिमिलेशन प्रोसेस से जो है बनता है, ठीक है। ये था स्मॉल इंटेस्टाइन वाला बात। फिर ये जो है हमारे सेल्स जो होते हैं, ये मतलब हमारे कोशिकाएं जो होती है, वहां पे जो है हमारा ग्लूकोज रहता है, जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में डिवाइड होता है, मतलब ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। तो ये जो ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस से, ऑक्सीजन कहाँ से आता है, ऑक्सीजन हम लोग ही इनहेल करते हैं। तो हम लोग जब इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, वो जाके हमारे कोशिकाएं जो मतलब कोशिका के अंदर जो ग्लूकोज प्रेजेंट रहते हैं उसको जो है ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है, तोड़ने में हेल्प करता है। जब ग्लूकोज टूटता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो फिर क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, जो कि हम लोग एक्सेल करते टाइम छोड़ते हैं, फिर वाटर भी निकलता है, फिर एनर्जी भी निकलता है, ठीक है। ये एनर्जी हमें फिर जो है एनर्जी देती है सब कुछ काम करने के लिए। तो ये फिर कहाँ से आता है, हमारे सेल में जो प्रेजेंट ग्लूकोज होते हैं, ठीक है। और जो उसके बाद जो भी हमारे अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब्ड फूड रहते हैं, ठीक, ये जो अनडाइजेस्टेड बाकी जो और बाकी पचा मतलब जो फूड इसके बाद भी नहीं पच पाया, वो फिर कहाँ गया, ठीक है। ये इतना सब कुछ होने के बाद जो फूड नहीं पच पाया वो फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन तक जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद क्या होता है, हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन वाले केस में देखेंगे। तो फिर आता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन में हमारा अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड फूड जो है पहुंच चुका है। यहाँ से मतलब ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है काफी वाइडर है, शॉर्टर भी है, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपेयर में ये वाइडर है, चौड़ा है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपेयर में ये बहुत कम लंबा भी है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इससे बहुत ज्यादा अधिक लंबा होता है, लेकिन ये लार्ज इंटेस्टाइन जो है बहुत कम लंबाई में होता है, जिसका लंबाई जो होता है 1.5 मीटर ही होता है। एंड इसमें जो हमारा अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड फूड पहुंचता है, उसमें से फिर क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में ये सब जो फूड आती है, यहाँ से जो है फिर वाटर एंड कुछ नमक जो है सोक कर लिया जाता है। बॉडी में जितनी वाटर एंड जो नमक हमें चाहिए होती है वो फिर इसमें से सोक किया जाता है। बाकी जो फिर रिमेनिंग वेस्ट रहता है, जो फिर और कुछ भी नहीं चाहिए उसमें से, वो फिर जो है रेक्टम में चला आता है, सेमी सॉलिड मतलब फॉर्म में आता है, सेमी सॉलिड फीसेस
के फॉर्म में आता है, जो फिर जाके एनस के थ्रू से फीकल मैटर के हिसाब से बाहर निकल जाता है। इस प्रोसेस को, यानी कि जो सेमी सॉलिड फीसेस जो एनस के थ्रू से बाहर निकलता है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इजेशन। ठीक है, इजेशन बोलते हैं। ये सब प्रोसेसेस आपको याद रखनी होगी। एग्जाम में जो है वन वर्ड सेंटेंसेस में आपको पूछ दिया जाएगा, यानी कि सेंटेंस दे दिया जाएगा, आपको वन वर्ड में लिखना होगा प्रोसेस क्या होती है। ठीक है, तो ये जो है चीजें याद रखनी होगी। और एक चीजें है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि हम लोग कभी ना कभी अपने जिंदगी में जो है एक्सपीरियंस किए हुए रहते हैं, जो कि एक कॉमन सा डिजीज है, जो है डायरिया। ठीक है, ये जो डायरिया होता है जनरली क्यों होता है, कभी कभार हमें इन्फेक्शन हो जाता है, जो कि दूषित पानी हम लोग कहीं पे लेते हैं, या फिर कुछ बाहर जैसे कि मतलब टॉयलेट वगैरह यूज किए हैं, तो वहां से इन्फेक्शन हो सकता है। फिर फूड, और क्या चीज हो सकती है, फूड पॉइजनिंग भी हो सकता है, मतलब फूड सही से पचा नहीं हुआ, मतलब पचा नहीं जा पाया और वो जो है पॉइजन हो गया, तो भी ये हो सकता है, डायरिया हो सकता है। फिर इंडाइजेशन होता है, कभी कभार जैसे हम लोग कुछ फैट एंड कुछ जो है कम्प्लेक्स फूड बहुत ज्यादा ले लेते हैं और सही से हमारा पच नहीं पाता है, जो इंडाइजेशन की वजह से भी जो है हमें डायरिया होने की चांसेस रहती है। मेनली ये 3 रीजन ही होती है, इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग एंड इंडाइजेशन। इनके वजह से जो है हमें डायरिया एक्सपीरियंस करने को मिलती है, जिसमें ज्यादातर हमारा जो है मतलब एकदम पानी की तरह जो है स्टूल पास होता रहता है, टाइम टू टाइम जो है पास होता रहता है, जिसमें हम लोग जो है बहुत ज्यादा लेथर्जिक फील करते हैं एंड बहुत वीक भी फील करते हैं, क्योंकि हमारा बहुत ज्यादा वाटर एंड जो सॉल्ट है बॉडी का वो लॉस हो जाता है इसमें। तो इसमें जो है पहला, चाहे आप डॉक्टर के पास जल्दी जा पाए या नहीं जा पाए, लेकिन जल्दी तो जाना ही चाहिए, नहीं तो इसका जो परिणाम होता है आगे जाके फैटल कंडीशंस क्रिएट हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा वाटर लॉस हो जाता है। ये बच्चों के लिए और भी ज्यादा हानिकारक होता है। तो इसमें अगर आपको डायरिया थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस हो रहा है, तो पहले आपको प्रिकॉशन के तौर पे थोड़ा सा कर लेना चाहिए कि ORS पीना चाहिए। ठीक है, ORS क्या होता है, ये होता है हमारा ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, यानी कि ओरली हमारा जो हाइड्रेशन नहीं हो पा रहा है, जो मतलब बॉडी जो डिहाइड्रेट हो गया है, वाटर लॉस हो चुका है, उसको हम लोग रिहाइड्रेट कर रहे हैं ओरली। ठीक है, एक सोल्यूशन के थ्रू से। सोल्यूशन क्या होता है कि आपको अच्छे से वार्म वाटर लेना है, जो कि ठंडा हो चुका है, मतलब अच्छे से बॉईल कर लेना है पानी को, वो ठंडा होने दीजिए, नॉर्मली ऐसे ही ठंडा होने दीजिए। ठंडा हो चुका है, उसमें पिंच ऑफ सॉल्ट एंड शुगर मिला लीजिए, फिर जो है उसको टाइम टू टाइम जो है लेते रहिए। यही आपका ORS है एंड ये आपको एनर्जी के साथ साथ बॉडी को डिहाइड्रेट करेगा एंड आपका जो सॉल्ट क्वांटिटी चला गया है उसको भी जो है रिकवरी करेगा। ठीक है, ये था डिजीज के बारे में। फिर चलते हैं डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। कभी कभी आप देखे होंगे कि जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स रहते हैं, वो लोग जो है घास फूस एकदम से स्पीडीली खाते रहते हैं, एकदम से खाते रहते हैं। ठीक है, चबाते इतने अच्छे से नहीं है, एकदम से निकल के जाते रहते हैं। ठीक है, तो हमारे मन में आता तो है कि ये मतलब कैसे कैसे खा लेते हैं, और ये लोग घास फूस खा के डाइजेस्ट कैसे करते हैं, हम लोग तो नहीं कर पाते हैं घास फूस, कच्चे घास डाइजेस्ट कैसे करते हैं भला, ये लोग फिर दिन भर क्या खाते रहते हैं। वो लोग चाहे खाली भी सोए हुए हो तब भी आप देखेंगे उनके मुंह में जो है, उनका मुंह जो है चलता रहता है, कंटिन्यूअसली चलता रहता है। वो लोग खाते क्या है एक्चुअली में। ठीक है, तो उनके बारे में थोड़ा सा आज जानेंगे, क्योंकि न्यूट्रिशन इन एनिमल हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो एनिमल में ये लोग भी आते हैं, जो लोग घास फूस खाते हैं वो लोग भी आते हैं, तो उनके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो ये जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, ये ज्यादातर ग्रास या फिर कुछ भी घास फूस, डाल पत्ती कुछ भी मिल गया, ये सब जो है एकदम से सैलो कर लेते हैं, यानी कि निगल जाते हैं। फिर इसको जो है वो लोग अपने स्टोमक का एक पार्ट होता है जिसका नाम होता है ल्यूमेन, उसमें जो है ये लोग स्टोर करते हुए खाते जाते हैं। फिर उसका जो है वो जब ल्यूमेन में जाता है तो थोड़े बहुत तो ये लोग चबा के जो है निगल लेते हैं, तो ये जो है पार्शियली डाइजेस्टेड हो जाता है। वहां पे जाने के बाद कुछ जूसेस वहां पे मिलता है, फिर वहां पे जब ये रहता है तो ये पार्शियली डाइजेस्ट हो जाता है। ये जो पार्शियली डाइजेस्टेड ग्रास मटेरियल्स वहां पे था, उसको वो क्या बोलते हैं हम लोग, उसको कड बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, कड, यानी कि ल्यूमेन में जो पार्शियली डाइजेस्टेड मतलब खाना था इन पशुओं का, उसको हम लोग कड बोलते हैं। ये जो कड होता है वहां पे स्टोर्ड रहता है। जब ये लोग फुर्ती में रहते हैं, मतलब कुछ भी खाना पीना इनको नहीं रहता है, बस सोए हुए रहते हैं आराम से, तो ये जो कड होता है ये धीरे धीरे करके मुंह में फिर उनके आने लगता है। ठीक है, थोड़े थोड़े करके, मतलब एक लंप के हिसाब से आया, मुंह में आया, थोड़ा सा इनको चबा लिया, अच्छे से चबा लिया, फिर ये निकल जाते हैं। फिर कच्चा जो कि पार्शियली डाइजेस्टेड था, ल्यूमेन में था, वो फिर से कड का एक थोड़ा सा मतलब लंप फिर से मुंह में आता है, उसको फिर चबाते हैं, अच्छे से चबा लेते हैं, फिर निकल जाते हैं, फिर कड का और एक लंप आता है। इस तरह से कर करके ये जो है जितना सारा पार्शियली डाइजेस्टेड ग्रास ये लोग इकट्ठा किए थे दिन भर में, मतलब ग्रेजिंग के टाइम,
ये सब जो है एकदम से थोड़े 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 करके मुंह में आता रहता है, स्मॉल स्मॉल लम्स में आता है एंड इनको ये जो अच्छे से चबाते हैं, ग्राइंड करके अच्छे से चबा के फिर जो है निगलते हैं। ठीक है, ये जो कर्ड आता है उनके मुंह में लम्प के थ्रू से थोड़े थोड़े करके आता है, छोटे छोटे लम्स के हिसाब से, और फिर ये लोग जो चबाते हैं, ये जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग रूमिनेशन बोलते हैं। ठीक है, ये जो रूमिनेशन होता है ये जनरली ये जो लोग मतलब घास फूस खाते हैं, सेल्यूलोज खाते हैं, इन्हीं में देखने को मिलता है। एनिमल्स मतलब जो मतलब ह्यूमंस में ये सब चीजें नहीं होती है। ठीक है, वो इसीलिए नहीं होती है क्योंकि ये जो रूमिनेंट्स होते हैं, जो लोग ऐसे खाते हैं, आप लोग देखे होंगे कि ये जो फिर कर्ड होता है उनका कर्ड को लाते हैं मुंह में, फिर से खाते हैं, फिर निगलते हैं, ये सब जो चीजें होती है जिनमें आपको देखने को मिलती है उनको हम लोग रूमिनेंट्स बोलते हैं। रूमिनेंट्स में जनरली एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है उनके इंटेस्टाइन में, मतलब जो उनका जो इसोफागस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। इसोफागस क्या होता है? फूड पाइप होता है। ठीक है, जहाँ से खाना जाता है, तो फूड पाइप एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो इसके बीच में इनके जो स्टमक होता है वहां पे उनका एक स्ट्रक्चर और एक होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, थैली टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है जिसको क्या बोला जाता है? सीकम बोला जाता है। ठीक, ये जो सीकम होता है, ये जो होता है इसमें एक बैक्टीरिया रहता है जो कि इनको मतलब सेल्यूलोज पचाने में हेल्प करता है। ठीक है, सेल्यूलोज किसमें होता है? ये कच्ची जो घास वगैरह होती है, घास फूस वगैरह, इसमें जो है सेल्यूलोज होती है। ठीक है, तो ये सेल्यूलोज को पचाने के लिए सीकम में एक बैक्टीरिया रहता है जिसका नाम होता है मिथानोबैक्टीरियम। ये जनरली इनको हेल्प करता है कि ये सेल्यूलोज पचाने के लिए, जो कि ह्यूमंस में नहीं पाए जाते हैं, कोई कोई दूसरे एनिमल्स में भी नहीं पाए जाते हैं, जिनके मतलब यहाँ पे सीकम नहीं होता है, ये बैक्टीरिया नहीं होता है, तो ह्यूमन नहीं होता है, फिर रूमिनेंट्स भी हम उनको नहीं बोलते। ठीक है, तो ये था ग्रास ईटिंग एनिमल्स के बारे में। फिर हम लोग चलते हैं फीडिंग एंड डाइजेशन इन एमीबा। ठीक है, एमीबा क्या होता है? एमीबा ऐसे एक मतलब प्राणी होती है जिसका एक ही कोष होता है। ठीक है, वन सेल ही होता है, उसका और कुछ नहीं होता है, एक ही सेल में उसका सब कुछ होता है। ठीक है, तो ये जो है एक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है। ये आप माइक्रोस्कोप के थ्रू से ही देख पाएंगे क्योंकि ये एक ही सेल से जो है बना हुआ रहता है। ये जनरली हमें पॉन्ड्स में देखने को मिलता है। और इसका जो है क्या क्या उसके बॉडी में फिर क्या होता है? एक ही सेल तो होता है, सेल में क्या होता है? सेल में जो है सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल को कवर अप करके रखने के लिए मेम्ब्रेन होता है, तो सेल मेम्ब्रेन होता है। फिर इसके अंदर जो है एक राउंडेड डेंस न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर जो है न्यूक्लियस होता है। फिर एक बबल लाइक जो है वैक्यूल्स होते हैं उसके अंदर। फिर ये जो होते हैं मतलब ये जो सारी चीजें होती है सेल के अंदर, इसके साथ उसके सेल के अंदर एक मतलब लिक्विड भी होता है जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, वो जो सेल का लिक्विड होता है, मतलब ऐसे जैसे कि कुछ भी भरा हुआ, जैसे बलून के अंदर हवा भरा हुआ रहता है ना, उसको फुला के रखता है, तो उसी हिसाब से सेल के अंदर जो है एक लिक्विड सब्सटेंस रहती है जिसके अंदर ये सब जो है फ्लोट करते रहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये होता है। फिर हमारा जो मतलब एमीबा होता है, क्योंकि ये वन सेल्ड ऑर्गेनल होता है, तो ये हमेशा जो है अपना शेप एंड पोजीशन जो है चेंज करता रहता है। कभी भी एक स्थिर वाले पोजीशन में आप इसको नहीं देख पाएंगे, और ये अपना पोजीशन जो है हमेशा चेंज करता रहता है। ये अपने सेल का आकार अपने हिसाब से चेंज भी कर सकता है। जब इसको कुछ खाने टाइप का दिख जाएगा तो ये अपना जो सेल का मतलब एक ही सेल तो है, उसको जो है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के थ्रू से जो है बाहर निकालेगा। जब भी इसको थोड़ा सा फूड लाइक सब्सटेंसेस का भनक आता है तो ये फिंगर लाइक मतलब स्ट्रक्चर निकालता है, फिर अपना बॉडी में बनाता है। उसको जो है वो फूड को जो है फिर खींच के मतलब अंदर लेता है। फिर फूड वैक्यूल्स जो होते हैं उसके अंदर, उसमें जाके ये फिर खाना पचता है। पचने के बाद उसका जो है न्यूट्रिशन उसको मिल जाता है। फिर जो है अनएब्जॉर्ब जो भी अनडाइजेस्टेड फूड रहता है वो फिर इजेशन के थ्रू से ये बाहर निकाल देता है। और जिस प्रोसेस से ये खाना अंदर लेता है उसको बोलते हैं इंजेशन। ठीक है, तो ये प्रोसेस, जिस प्रोसेस से खाना अंदर जाता है इंजेशन होता है, जिस प्रोसेस से खाना बाहर निकलता है अनडाइजेस्टेड फूड जो है बाहर निकलता है, उसको हम लोग इजेशन बोलते हैं। दो प्रोसेस हो गया। फिर ये जो फिंगर लाइक पोजीशन बनाता है, क्योंकि ये थोड़े टाइम के लिए बनाता है, तो इसको क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल टर्म में इसको शिडोपोडिया बोलते हैं। शिडोपोडिया जो बोलते हैं, इसका मीनिंग एक्चुअली लिटरली देखेंगे तो शिडो मीन्स फॉल्स एंड पोडिया मीन्स फिट। ठीक है, तो ये जो फॉल्स फिट होता है इसको जनरली वो बनाता है तब जब उसको मूवमेंट करना रहता है या फिर खाना को कैप्चर करना रहता है। ठीक है, फूड कैप्चर करने के लिए या फिर मूवमेंट के लिए ये ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है। तो शिडोपोडिया आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? शिडोपोडिया आपको जनरली एमीबा जो सेल मतलब वन सेल ऑर्गेनल होता है, वन सेल ऑर्गेनिज्म होता है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ये आपको याद रखनी होगी। ठीक है, ये एक एमीबा का स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं, डायग्राम में बनाया गया है। तो ये था कंप्लीट आपका चैप्टर नंबर 2, जो कि यहाँ पे खत्म हो जाता है। एंड आशा करती हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे कुछ डाउट हो रहा है तो बिल्कुल आप सवाल कर सकते हैं कमेंट के थ्रू से, और आपको कुछ लग रहा है कि और कुछ इंप्रूव होना चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, और ऑलवेज वेलकम। एंड अगर आपको कम्प्लीटली अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।
सोल्यूशन। नमस्ते।